हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग कॉमन कंडीशन होती है रिप्रोडक्टिव एज की वुमेंस में, जिसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगती है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इरेगुलर टाइप की होती है, जिसमें कि कभी कभी पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होने लगती है, कभी कभी हैवी पीरियड्स होने लगते हैं, पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, और कभी कभी ऐसी ब्लीडिंग होती है जो लॉन्गर रहती है। यूजुअली जितना टाइम ड्यूरेशन होता है उससे ज़्यादा टाइम तक लास्ट करती है, जैसे 7 डेज़ से ज़्यादा रह रही है, या फिर उसका साइकिल का इंटरवल 28 डेज़ की साइकिल में 21 to 35 डेज़ नॉर्मल ड्यूरेशन है, और उसके पहले आ रही है या उसके बाद आ रही है और ज़्यादा दिन तक रह रही है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में वो कंडीशन भी आती है जिसमें पीरियड की साइकिल शॉर्टर हो जाती है, 21 डेज़ से भी पहले पीरियड्स आ रहे हैं, या फिर लॉन्गर साइकिल है, 35 डेज़ से बाद की साइकिल है, वो भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग में ही आएगा। और अगर पीरियड्स 3 से 4 महीने या 6 महीने में नहीं आ रहा है, वो भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में ही आएगा। ये सडन ऑकरेंस भी हो सकती है इसकी, और इसकी पास्ट हिस्ट्री भी मिल सकती है कि इसको पेशेंट को काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है या फिर सडनली 1 या 2 साइकिल से ऐसा हो रहा है। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में साइकिल का इंटरवल 28 डेज़ का होता है, और नॉर्मली वो रेंज करता है बिटवीन 21 डेज़ टू 35 डेज़। 21 दिन फिर भी पीरियड्स आ सकते हैं, वो भी नॉर्मल है, और 21 से 35 दिन के अंदर अगर पीरियड आ जाता है तो वो नॉर्मल डेज़ ही माना जाता है, नॉर्मल साइकिल मानी जाती है। पर 21 से पहले आ रहा है या 35 डेज़ के बाद में आ रहा है तो उसको पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ में काउंट किया जाएगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो 4 से 5 दिन रहता है, या ज़्यादातर 7 डेज़ तक रहता है। अगर उससे ज़्यादा या उससे कम हो रहा है, 3 डेज़ से कम हो रहा है, तो वो भी इरेगुलरिटीज़ में आएगा। अगर ब्लड लॉस 35 ml है, 20 to 80 ml ब्लड लॉस हो रहा है, तो वो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में आएगा। अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में आएगा। कॉमन कॉजेज़ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जो फर्स्ट कॉज है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का, ये मोस्टली हाइपरमिनोरिया में देखा जाता है, मिनोरेजिया की कंडीशन में। और इसमें कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं होता है कि कोई बीमारी, यूट्रस की बीमारी या फिर यूट्रस के कंटेंट्स की कोई बीमारी की वजह से नहीं होता। ये कोई स्ट्रक्चरल या ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं होती है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है, जिसमें हार्मोन्स का बैलेंस रेगुलेट नहीं रहता, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से भी हो सकता है। और इसमें पीरियड्स होते हैं जो ज़्यादा हैवी होते हैं, ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, और टाइम से पहले आते हैं, 15-15 दिन पे, 20 दिन पे, टाइम कंप्लीट होने से पहले, साइकिल कंप्लीट होने से पहले ही आते हैं, और इरेगुलर रहते हैं, और पीरियड्स के बीच में भी इसमें ब्लीडिंग हो सकती है। और इसको हम लास्ट डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूज़न की तरह ट्रीट करते हैं। दूसरे कॉजेज़ हैं, उनको पहले हमको रूल आउट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम इसकी तरफ जाएंगे। इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इन्फेक्शंस की वजह से भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे पीआईडी है, या फिर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडीज़ हो गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज़, गोनोरिया या क्लेमाइडिया टाइप्स की डिसीजेज़, सर्वाइकल या यूट्राइन डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया इन्वेट कर जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। एंडोक्राइन डिसफंक्शन है, थायराइड के डिसऑर्डर है, थायराइड बढ़ा हुआ है या कम है, इसकी वजह से भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस में भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि मिसकैरेज हो गया है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटल एब्रप्शन का केस है। इन सब केसेस में भी प्री टर्म इंडिकेशन हो जाता है, प्री टर्म डिलीवरी का, जिसकी वजह से पहले उसको ब्लीडिंग होने लगती है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है।
हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट है या फिर क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग एब्रप्टली ब्लीडिंग होती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा होता है, इसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। नियोप्लास्टिक ग्रोथ से, जैसे कि कोई ट्यूमर है या फिर कार्सिनोमा है, इन केसेस में भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। पैटर्न्स ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में फर्स्ट पैटर्न है मीनोरेजिया, हाइपरमिनोरिया। इसको डिफाइन करते हैं साइक्लिकल ब्लीडिंग एट नॉर्मल इंटरवल्स। द ब्लीडिंग इज़ इधर एक्सेसिव है अमाउंट में मोर देन 80 ml और ड्यूरेशन ज़्यादा है मोर देन 7 days, ये दोनों है। इसको हैवी साइक्लिकल ब्लीडिंग मतलब कि पर मंथ पीरियड्स अपने टाइम पर आ रहे हैं, रेगुलेटेड हैं पीरियड्स, जिस डेट पे आ रहा था उसी डेट पे आ रहा है, पर उसका अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है। उस पेशेंट को पर डे ज़्यादा पैड यूज़ करने पड़ रहे हैं, या फिर उसका जो ब्लड निकल रहा है मोर देन 80 ml है और उसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, 7 दिन से ज़्यादा पीरियड्स रह रहे हैं, 10 दिन 15 दिन पीरियड्स चल रहे हैं और बंद नहीं हो रहे हैं, कंट्रोल में ब्लीडिंग नहीं हो रही है, उसको मीनोरेजिया बोलते हैं। इसके कॉजेज़ में पेल्विक कॉजेज़ हैं, सिस्टमिक कॉजेज़ हैं, एंडोक्राइनल कॉजेज़ हैं, हेमाटोलॉजिकल कॉजेज़ हैं। पेल्विक कॉजेज़ में फर्स्ट कॉजेज़ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसकी वजह से मीनोरेजिया में मोस्ट कॉमन है। इसमें ब्लीडिंग हैवी होती है, पीरियड्स का फ्लो ज़्यादा रहता है, ज़्यादा दिन तक रहती है ब्लीडिंग्स, और इसमें पीरियड्स के बीच बीच में एक पीरियड की साइकिल ख़त्म होने के बाद दूसरे पीरियड की साइकिल शुरू होने से पहले भी बीच बीच में ब्लीडिंग होती रहती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड एक लार्ज मास होती हैं, बड़े बड़े मास के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और वो मसल्स की मास होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई, जिनको ब्लड सप्लाई रिक्वायर्ड होती है सर्वाइव करने के लिए, जिसकी वजह से टोटल ब्लड जो फ्लो होता है यूट्रस में वो बढ़ जाता है, और यूट्रस में ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है। पीरियड्स के टाइम पे हैवी फ्लो होता है, इसकी वजह से ब्लड वेसल्स में ग्रोथ होने लगती है और साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द और क्रैम्प्स की प्रॉब्लम भी होती है। पेल्विक कॉजेज़ में एडिनोमायोसिस भी आता है, एडिनोमायोसिस वो होता है, वो कंडीशन होती है जिसमें जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, जो यूट्रस की सबसे अंदर की लाइनिंग एंडोमेट्रियम होती है, उसका जो टिश्यू है वो ग्रो करता है और एक मस्कुलर वॉल बना लेता है, यूट्रस के पास में एक मसल्स की दीवार बना लेता है, जिसकी वजह से जब भी पीरियड्स की साइकिल होती है, जो साइक्लिक फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब पीरियड्स आते हैं तो साथ साथ में जो नॉर्मल साइकिल शेड करती है उसके साथ साथ में ये जो लाइनिंग मोटी हो चुकी है, यूट्रस की लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम मोटी हो चुकी है वो भी साथ में शेड करती है, जिसकी वजह से हैवी या प्रोलॉन्ग पीरियड्स होते हैं। एडिनोमायोसिस कैन ऑल्सो कॉज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इसमें डिस्मेनोरिया भी पाया जाता है। पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस में भी मीनोरेजिया हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें भी स्ट्रक्चरल और चेंजेस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है ज़्यादा फ्लो होने लगता है, जहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस हो रखी है वहीं उस जगह से भी, जिसकी वजह से मीनोरेजिया हो जाता है, हैवी ब्लीडिंग होती है। ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियम की अगर टीबी हो जाए तो उस केस में भी हाइपरमेनोरिया हो सकता है। रेट्रोवर्टेड यूट्रस ड्यू टू कंजेशन, इस रेट्रोवर्टेड यूट्रस में कभी कभी क्या होता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद में ये मोस्ट कॉमन कॉज है यूट्रस का शेप चेंज होने का, रेट्रोवर्टेड फॉर्म में होने का। नॉर्मल शेप यूट्रस का एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड होता है, और चाइल्ड बर्थ के बाद कभी कभी पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं वो खिंच जाते हैं, और जिसकी वजह से कमज़ोर पड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से यूट्रस जो है पीछे रेट्रोवर्टेड हो जाता है, बैक साइड में टिल्ट बैक होने लगता है, बैक साइड में मूव कर जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हाइपरमेनोरिया हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे
जो उसकी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड भरता रहता है और वेरिकोसिटीज़ हो सकती है, जिसमें वेन्स जो होती हैं उसमें स्वेलिंग आ सकती है और इस वजह से भी हाइपरमेनोरिया हो सकता है, ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी, इस केस में जो ट्यूमर होता है उसमें हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है और जब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वो यूट्रस की लाइनिंग को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है और जिसकी वजह से कभी कभी हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या फिर कार्सिनोमा में जिसके चेंज होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से भी हाइपरमेनोरिया हो सकता है। सिस्टमिक फंक्शंस में लीवर डिसफंक्शन है, सिरोसिस हो रखी है, लीवर सिरोसिस हो सकती है जिसकी वजह से लीवर में कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी नहीं हो रही है, लीवर में कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन जो है वो इनएक्टिवेट नहीं हो रहा है। एस्ट्रोजन एक्टिव फॉर्म में है और वो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसको स्टिमुलेट करता रहेगा ताकि पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती रहे। जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, इसमें हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है, जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है उसकी एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाती है, जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। ब्लड फ्लो सही से फ्लो नहीं होता ब्लड और कम ब्लड फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से वेन्स में प्रेशर बढ़ जाता है और वेन्स में प्रेशर बढ़ने की वजह से फ्लूइड जो है इकट्ठा होने लगता है, वेन्स में ब्लड रुकने लगता है और उससे फ्लूइड्स बाहर आने लगता है। फ्लूइड बाहर आता है जिससे कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको सिस्टमिक वेनस कंजेशन बोलते हैं। सिस्टमिक वेनस कंजेशन बढ़ते बढ़ते पेल्विक वेन्स तक पहुंचती है और पेल्विक वेन्स में पहुंच के जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो एंडोमेट्रियम को लाइन करती हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें भी प्रेशर बढ़ जाता है और इंक्रीज्ड ब्लीडिंग हो सकती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। और इसमें जो हम मेडिकेशंस यूज़ करते हैं जिसमें एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस हैं उसकी वजह से भी वो ब्लड थिनर्स यूज़ की जाती हैं जो ब्लड को पतला करने वाली होती हैं, वो भी इंक्लूड करती हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट में जिसका बीपी बढ़ा रहता है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा रहता है, उसमें भी मेनोरेजिया पाया जा सकता है। एंडोक्राइनल में हाइपोथायराइड में थायराइड लेवल का लेवल कम है या थायराइड का लेवल ज़्यादा है थायराइड हार्मोन का, तो उस केस में भी ब्लीडिंग फ्लक्चुएट करती है। हेमाटोलॉजिकल कॉजेज़ में इडियोपैथिक थ्रोम्बोसिटिक परप्यूरा है, इस केस में भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है पेशेंट को, जिसमें बिना कोई कॉज के इडियोपैथिक जिसका कोई की कॉज नहीं है, अननोन कॉजेज से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ल्यूकीमिया के पेशेंट में भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि इसमें ब्लड काउंट कम होने लगता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कोगुलोपैथी होने लगती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो डायग्नोसिस करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ फ्लो देखेंगे कि फ़्लो कितने दिन तक रह रहा है। अगर 7 दिन से ज़्यादा फ़्लो रह रहा है, 10 या 15 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है और बंद नहीं हो रही है, जबकि नॉर्मली पेशेंट की ब्लीडिंग 3-4 दिन तक होती थी, तो उस केस में हम हाइपरमेनोरिया की या मेनोरेजिया की डायग्नोसिस बनाएंगे। पास से जो बिग क्लॉट्स, बड़े बड़े क्लॉट्स पास हो रहे हैं, जब वो पीरियड्स में पैड पर बड़े बड़े क्लॉट उसे दिख रहे हैं पेशेंट को, या बाथरूम जाते टाइम उसको टॉयलेट में बड़े बड़े क्लॉट्स नज़र आ रहे हैं, ब्लड के थक्के नज़र आ रहे हैं, तो उस केस में भी हम डायग्नोसिस बनाएंगे कि इसको हाइपरमेनोरिया हो सकता है। सैन पैड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पेशेंट का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है और उसको हम चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे तो देखेंगे कि उसको पैलर दिख रहा है। ट्रीटमेंट इसका डिपेंड करता है अपॉन द कॉज की, जो कॉज होगा उसमें हार्मोनल थेरेपी देनी है या क्या देना, वो उसको जैसा कॉज रहेगा, जितने ढेर सारे जो कॉज हैं इन कॉजेज़ में से जो कॉज होगा हम उसको ट्रीट करेंगे।